नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। उत्तराखंड में मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट जारी। 6 और 7 अक्टूबर को भारी बारिश की संभावना। दून समेत 8 जिलों में तेज बारिश की चेतावनी भी जारी की गई है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के भी आसार। अन्य जिलों में येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर देहरादून समेत 8 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। तो ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के आसार भी बताए गए हैं। और संवाददाता योगेश आर्या हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह का अलर्ट जारी किया गया है? अब देखिए विशाल, उत्तराखंड में मौसम विभाग का द्वारा जो है ऑरेंज अलर्ट जो है आज प्रदेश में जारी किया गया है। और ऐसे में देखा जाए तो देहरादून, उत्तरकाशी, चमोली सहित 8 जिलों में तेज बारिश की, ओलावृष्टि की चेतावनी भी जो है वो जारी की गई है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के आसार देखने को मिलेंगे, यानी कि 4000 से ऊपर की जो इलाके हैं उनमें जो है अगर देखा जाए तो वहां पर जो है बर्फबारी जो है इस दौरान देखने को मिल सकती है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि अन्य जो जनपद है उनमें येलो अलर्ट प्रभावी रहेगा, यानी कि वहां पर भी हल्की से मध्यम जो बारिश है वह देखने को मिलेगी। और इसके साथ साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेंगी। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि बिजली की चमकने और गरजने की आवाजें भी रहेंगी, और इसके साथ साथ कहीं पर जो है बिजली गिरने की संभावनाएं भी बन सकती हैं। तो यानी कि देखा जाए तो 6-7 अक्टूबर को भारी बारिश की संभावनाएं जो है उनके द्वारा जताई गई है। इसके अलावा मौसम को अगर देखा जाए तो 8 अक्टूबर को भी मौसम जो है वो बदला रहेगा, उसके मिजाज बदले रहेंगे। यानी कि अगर देखा जाए तो एक बार फिर उत्तराखंड में मौसम का जो मिजाज है वो बदला हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में जिस तरह से बारिश देखने को मिल रही है, सुबह से ही आसमान में बादल छाए हुए हैं और देहरादून राजधानी में भी बारिश हो रही है। इसके अलावा जो है ऊपर के जो इलाके हैं वहां पर बारिश देखने को मिल रही है। हालांकि बर्फबारी का जिस तरह का अनुमान जताता है उस तरह की तस्वीरें अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन धीरे धीरे जिस तरह से बारिश से 2 दिन के अनुमान जताया गया है कि 6 से 8 तारीख तक ये रहेगा। और इस दौरान भारी बारिश 6 और 7 में देखने को मिलेगी। तो निश्चित तौर उस दौरान जो है 4000 से ऊपर के जो इलाके हैं वहां पर जो है बारिश देखने को मिल सकती है। लेकिन वहीं अगर देखा जाए तो जिस तरह से रफ्तार की बात की जा रही है कि 30 से 40 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से जो है हवाएं चलेंगी, तो इससे जो है कहीं ना कहीं मौसम का जो मिजाज है वो धीरे धीरे बदलना शुरू हो जाएगा। मौसम में ठंडक आ जाएगी और इसके साथ साथ ही मौसम जो है परिवर्तित होना शुरू हो जाएगा। जी योगेश, इस बार ये भी देखा गया है कि चारधाम पर बड़ी संख्या में यात्री पहुंचना चाहते थे, लेकिन आपदा जैसा मंजर भी देखने में नजर आया भारी बारिश के कारण। और एक बार फिर से भारी बारिश का अलर्ट तो जारी कर दिया है, लेकिन ऐसे में जो चारधाम यात्री उत्तराखंड पहुंच रहे हैं, क्या उनके लिए भी व्यवस्थाएं की गई हैं? किस तरह से प्रशासन अलर्ट मोड पर है? देखिए बिल्कुल, जिस तरह से मौसम विभाग ने एडवाइजरी जारी की गई थी और जारी करने के साथ साथ उन्होंने जो है ये साफ तौर पर कहा था कि जो है इस जहां जहां आपदा के हालात बने हैं उन इलाकों में जो है अभी भी सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। इसके अलावा जिस तरह से भारी बरसात होगी, नदी नाले खालों के आसपास जो है लोगों को नहीं जाना चाहिए, उनसे भी सावधानी रखनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने सभी जिलाधिकारियों से निवेदन किया था कि वह अपने अपने इलाकों में जो है निगरानी रखे कि कोई इस तरह से वहां पर नदी नाले खालों के आसपास न जाए, वो घातक हो सकता है। और इसके चलते जो है जो चारधाम यात्रा की बात की गई, तो चारधाम यात्रा पर जो है लगातार श्रद्धालु आ रहे हैं, क्योंकि अंतिम दौर में यात्रा चल रही है। कपाट बंद होने की तिथि भी घोषित हो चुकी है। ऐसे में जो श्रद्धालु जो है आपदा के दौरान उत्तराखंड में चारधाम यात्रा पर नहीं आ पाए थे, वह अब चारधाम के लिए जो है उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं। और ऐसे में बड़ी संख्या में जो है लोग पहुंच रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जो जहाँ इलाके हैं जहाँ पर ऐसा लगता है कि चुनौती उत्पन्न हो सकती है, वहां पर एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, उनकी तैनाती जो है वो की गई है, ताकि वह जो है हर स्थिति से निपट सके। और इसके साथ साथ बीआरओ की टीम भी की गई है। अगर ऐसे में कहीं मलबा आने की संभावनाएं बनती है तो वहां से मलबा हटाकर रास्तों को खोला जा सके। जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनसे भी ये कहा जा रहा है कि जो गाइडलाइंस है उनका पालन किया जाए, ताकि जो है आपकी जो यात्रा है वो सुरक्षित हो सके। जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। देहरादून में क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड की ओर से आयोजित उत्तराखंड प्रीमियर लीग 2025 का समापन हो गया है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे सीएम धामी ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन भी इस दौरान किया है। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा है कि पीएम मोदी ने खेलो इंडिया और फिट इंडिया मूवमेंट जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से देश में खेल संस्कृति को प्रोत्साहित भी किया है। आज उत्तराखंड विश्व स्तरीय स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के मामलों में भी देश के प्रमुख राज्यों में गिना जाने लगा है। और अब हमारे प्रदेश के राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन भी हो रहे हैं। उत्तराखंड में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने,
पुरुषों के साथ ही महिला खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने का प्रयास कर रही है। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा पुरुष खिलाड़ियों के साथ साथ महिला खिलाड़ियों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। महिला खिलाड़ियों की 4 टीमों ने इस टूर्नामेंट में बेहतर प्रदर्शन किया और मुझे विश्वास है इस लीग में महिलाओं की भागीदारी भविष्य में एक मील का पत्थर साबित होगी। मुझे बताया गया कि बहुत कम समय में एसोसिएशन क्रिकेट ऑफ उत्तराखंड की बालिकाओं द्वारा बीसीसीआई के तत्वाधान में आयोजित अंडर 19 की इस चैंपियनशिप में 2 बार चैंपियन ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया गया है। इसके साथ ही हमारे राज्य के लिए यह अत्यंत गौरव की बात है कि पर्वतीय राज्य की 3 बालिकाएं राघवी बिष्ट, प्रेमा रावत एवं नंदिनी कश्यप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने में कामयाब रही हैं। उन्होंने अपने बेहतर प्रदर्शन से वर्तमान में न्यूजीलैंड में होने वाली सीरीज में भारतीय टीम में जगह बनाई है। इसके लिए मैं क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड की सभी टीम को, उनके सदस्यों को, पदाधिकारियों को बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज उत्तराखंड के युवा बढ़ चढ़कर ऐसी प्रतियोगिताओं में भाग ले रहे हैं जो पूरे भारत में उत्तराखंड की अलग पहचान बना रहा है। आज का युवा उत्तराखंड को खेल के क्षेत्र में स्थान दिलाने के लिए प्रतिबद्ध होकर काम कर रहा है, लेकिन ये सोचने का विषय है कि उत्तराखंड का टैलेंट बाहर क्यों जा रहा है। हम जब देखते हैं कि हमारे पहाड़ी मूल के खिलाड़ी आईपीएल में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, पर अपने राज्य से नहीं बल्कि दूसरे राज्यों की टीमों से खेल रहे हैं, इसलिए मैं क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के सभी पदाधिकारियों से कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड की टीम देश की सबसे मजबूत टीम बने। ऐसी व्यवस्था, ऐसा नियोजन हम सब के द्वारा ऐसा प्रयास अवश्य होना चाहिए, क्योंकि हमारी सरकार प्रदेश में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए लगातार काम कर रही है। इसी वर्ष हमारे राज्य में आयोजित हुए 38वें राष्ट्रीय खेलों में भव्य और उसका सफल आयोजन उत्तराखंड को देवभूमि के साथ साथ खेल भूमि के रूप में स्थापित करने का मार्ग भी इन खेलों के आयोजन ने किया है। इस बार के राष्ट्रीय खेलों में 103 पदक जीतकर हमारे खिलाड़ियों ने उत्तराखंड का गौरव बढ़ाने का काम किया, एक इतिहास बनाने का काम किया है। आज उत्तराखंड में विश्व स्तरीय स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में देश के प्रमुख राज्यों में गिना जाने लगा है। अब हमारे प्रदेश में राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन भी होने लग गए हैं। साथियों, हमारी सरकार उत्तराखंड को खेल भूमि के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से शीघ्र ही स्पोर्ट्स लीगेसी प्लान भी लागू करने जा रही है, जिसके अंदर प्रदेश के प्रमुख 8 शहरों में 23 खेल अकादमियों की स्थापना की जाएगी। इन अकादमियों को प्रत्येक वर्ष 920 विश्व स्तरीय एथलीट और 1000 अन्य खिलाड़ी उच्च स्तरीय प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे। इतना ही नहीं, हमारी सरकार हल्द्वानी में उत्तराखंड का पहला खेल विश्वविद्यालय बनाने जा रही है और इस पर हम तेजी से काम कर रहे हैं। महिला स्पोर्ट्स कॉलेज स्थापित करने की दिशा में भी काम कर रहे हैं। साथियों, प्रदेश के खेलों के समग्र विकास के लिए हमने नई खेल नीति भी लागू की है। इसी नीति के अंतर्गत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्म सरकारी नौकरी दी जा रही है। इसके साथ ही उदयमान खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री खेल विकास निधि, ऐसी अनेक योजना, खेल किट योजना जैसी कार्यक्रमों के माध्यम से राज्य के युवा एवं उभरते हुए खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने का काम हो रहा है। यही नहीं, उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार, हिमालय खेल रत्न पुरस्कार प्रदान कर खिलाड़ियों की जो योग्यता है उसको सम्मानित कर रहे हैं। इसके अलावा हमने प्रदेश की राजकीय सेवाओं में खिलाड़ियों के लिए 4% खेल कोटे को पुनः लागू किया है, जिससे हमारे खिलाड़ियों के परिश्रम और कौशल को उचित सम्मान और अवसर मिल सके। साथियों, आज के अवसर पर मैं आप सभी खिलाड़ियों को बहुत बधाई देना चाहता हूं और इस प्रकार के जो प्रीमियर लीग हो रही है वो निश्चित रूप से, और जिस प्रकार का यहाँ पर एक एटमॉस्फेयर बना है, वो आने वाले समय में हमारे सभी खिलाड़ियों को उनका टैलेंट जो अन्य स्थानों पर दिखता है उसके लिए उनकी प्रतिभा का प्रदर्शन अब यहीं पर हो सकेगा। आने वाले समय में आईपीएल में भी हम आशा करते हैं कि हमारे राज्य से कई खिलाड़ी वहां भी प्रतिभाग करेंगे और वहां जाकर देवभूमि उत्तराखंड का नाम रोशन करेंगे। इसी के साथ मैं एक बार फिर से आप सभी को हृदय से बधाई देता हूं
हृदय से शुभकामनाएं देता हूं और अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थराली नगर पंचायत क्षेत्र में सीएसडी कैंटीन में तैनात एक जवान ने नाबालिग से छेड़छाड़ का प्रयास किया। वहीं नाबालिग लड़की ने अपनी मां को आप बीती बताई। पीड़िता की मां ने बताया कि सीएसडी कैंटीन में तैनात एक जवान ने बहाने से उसकी नाबालिग बेटी को कैंटीन में बुलाया और छेड़छाड़ का प्रयास किया। इस घटना से स्थानीय लोगों में आक्रोश है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। चमोली जिले के मुख्यालय गोपेश्वर में खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग ने मेडिकल स्टोर्स का औचक निरीक्षण किया। इस क्रम में औषधि निरीक्षक हार्दिक भट्ट ने मेडिकल स्टोर मालिकों को निर्देशित किया कि 5 साल से कम आयु के बच्चों को बिना चिकित्सक की सलाह के किसी भी प्रकार की खांसी या जुकाम की दवा ना दी जाए। उन्होंने बताया कि अपर खाद्य आयुक्त सुरक्षा औषधि प्रशासन और ड्रग कंट्रोलर ताजवीर सिंह जग्गी के निर्देश में जिले भर में छापेमारी की जा रही है। और संवाददाता संजय कुंवर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह की कार्रवाई देखी भी जा रही है? जी देखिए, जो एक कफ सिरप का मामला जो प्रकाश में आया था, इसको लेकर के चमोली जिला प्रशासन भी अब सजगता बरतते हुए जो है जो जिला मुख्यालय सहित जो अन्य क्षेत्र जो टाउनशिप एरिया के इधर जितने भी मेडिकल स्टोर अभी हैं तो सभी में जो है जांच पड़ताल शुरू कर दी है। जो इसकी एजेंसी है उनके तमाम अधिकारी जो इन मेडिकल स्टोरों में छापा मार रहे हैं और ये कार्रवाई जो आगे भी जो अन्य प्रखंड है चमोली जनपद के सभी जगह चलेगी, क्योंकि स्वास्थ्य बच्चों का विशेषकर जो बच्चों के स्वास्थ्य के साथ जो है खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। इसको लेकर के चिकित्सालय प्रशासन, जिला प्रशासन सहित जो डॉक्टरों की समिति है उनका जो निर्णय लिया गया है, इसको लेकर के जिला मुख्यालय में ये जो है छापामारी अभियान हुआ था। अभी एक दो मेडिकल स्टोर से कुछ सैंपल भी जो है भर दिए गए हैं और उन्हें जो है जांच लैब में भेजा जा रहा है और अगर इसमें कुछ पाया जाता है तो जो नियमानुसार जो ड्रग्स एक्ट के तहत जो कार्रवाई होती है वो कार्रवाई करने की भी जो है बात जिला प्रशासन ने बताई है। इसको देखते हुए जो है एहतियात के तौर पे जो है सभी जो फार्मेसी की दुकानें, दवाइयां की दुकानें हैं, उनमें विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं और जिला प्रशासन ने अपील भी की है सभी क्षेत्रों में पंचायत के जरिए और अन्य माध्यमों से कि जो इस तरह के जो ड्रग्स हैं, इस तरह के जो बच्चों को सिरप हैं, इनको लेने से भी परहेज करें और विशेष इन पर निगरानी बरती जाए। जी, लेकिन संजय, ऐसे में क्योंकि कफ सिरप के जो मामले हैं वो भी बढ़ते हुए नजर आए अलग अलग राज्यों में, उत्तराखंड में किस तरह से अलर्ट जो है वो देखा जा रहा है और प्रशासनिक अगर देखा जाए तो कितना अलर्ट है प्रशासन की टीमें? विशाल जी, जिला प्रशासन चमोली की बात की जाए तो यहाँ पे जो है सख्त जो है निर्देश जारी किए गए हैं और चमोली, गोपेश्वर से लेकर कर्णप्रयाग और ज्योतिर्मठ क्षेत्र में भी जो इस तरह की छापेमारी अभियान चलाए जाने की बात कही गई है और बिल्कुल जो ये मामले है इसको मामले को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा बताया गया है कि बिल्कुल कोताही नहीं बरती जाएगी और इस तरह के जितने भी मेडिकल स्टोरों में अगर ये दवाइयां, ये सिरप जो है नजर आते हैं, चाहे उन पे किसी तरह का जो रैपर और अन्य जो पैकिंग की जो चीजें जो है कुछ इसमें अगर संदेह पाया जाता है तो उसे तुरंत जो है वहीं पे मौके पे ही उसको पैक करके जो है आगे लैब के लिए भेजा जा रहा है और संबंधित जो मेडिकल स्टोर है उन पर भी जो है कार्रवाई करने की बात कही गई है। फिलहाल जो है लगातार छापेमारी अभियान जारी है और इस छापेमारी अभियान से जहां मेडिकल स्टोर संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है तो वहीं जिला प्रशासन का कहना है कि किसी तरह की भी जो है लापरवाही जो इसको लेकर के जो है यहाँ पे नहीं बरती जाएगी। सख्त आदेश दिए गए हैं। जो ड्रग्स कंट्रोलर हैं, जो इसमें जो इस विभाग के जो मुखिया हैं, उनको भी जो है सख्त चेतावनी दी गई है कि किसी भी तरह की जो है ढिलाई जो है इन मेडिकल स्टोरों के प्रति नहीं बरती जाए। जी जी बिल्कुल संजय, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हॉर्नबिल टीवी से खास बातचीत में रायपुर विधायक उमेश शर्मा काऊ ने कहा है कि पूरा प्रदेश आपदा की चपेट में रहा। रायपुर ब्लॉक में भी बाढ़ आई थी। सोंग रिस्पना नदी में उफान आया था। इस दौरान लोगों को राहत पहुंचाते वो रहे।
विधायक ने सीएम धामी का भी आभार जताया। उन्होंने कहा कि आपदा क्षेत्र निरीक्षण में सीएम साथ थे, मार्गों को कम समय में ही सुचारू किया गया है। उमेश शर्मा काऊ जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जिस तरह से आपदा रही इस बार का काफ़ी भयावह दृश्य भी देखने में नज़र आया। आप लोगों ने मोर्चा भी संभाला। किस तरह की व्यवस्थाएं अभी की जा रही हैं ताकि लोगों को राहत मिल सके आने वाले समय में? इस समय रायपुर के साथ साथ पूरे प्रदेश में भी आपदा बहुत भयंकर रूप से आई। 15 तारीख रात 10:30 बजे के करीब हमारा, क्योंकि रायपुर ब्लॉक मेरा ही राजनीतिक रूप से रहता है और जिस क्षेत्र में ये घटना हुई वहाँ से फ़ोन आया कि बहुत भयंकर बारिश हो रही है और बहुत ज़्यादा पानी नदियों में आएगा। तो मैंने ज़िला प्रशासन को और अपने जो मेन कार्यकर्ता हैं उन सबको अलर्ट किया और पुलिस प्रशासन से कहा कि आप जितनी भी नदियां हैं देहरादून की, उनके किनारे के जो लोग हैं उन्हें किनारे खाली करने को कह दें। बहुत भयंकर रूप से सौंग, रिस्पना आदि नदियों में पानी आने वाला है और मैं भी मौके पे रात को ही चले गया था। सारी रात और दिन हम लोगों को खाली करते रहे, हटाते रहे। कई लोगों को, क्योंकि मालदेवता रोड लगभग 5 बजे के करीब बह गई, तो वहाँ आस-पास के लोग जाएं ना, तो उनको भी वहाँ पे पुलिस को अलर्ट किया कि रास्ते बंद कर दो। तो ये सारा करके काफ़ी, क्योंकि ऊपर जो सरोना बेल्ट है और कम से कम 17 गांव हैं, उनके तो सारे रास्ते अभी तक पूरे नहीं खुले। 5 तारीख हो गई है अक्टूबर की और हमारी जो रिस्पना है, रिस्पना के किनारे की जो बस्ती हैं, इनमें जितने पुल हैं, पुलों में लकड़ियाँ, रजाई गद्दे फंस गए, तो उनसे आसपास के क्षेत्र में बहुत भयंकर जल भराव हुआ, मलबा भरा। 5-5 फुट तक मलबे लोगों के घरों में भरे। इस बार क्या हुआ, जब सौंग में पानी आया, तो जब पहले सौंग में पानी आते थे तो बहुत पेड़ बह के आते थे, वो पुराने पेड़ पड़े थे 21 के 22 के, और अब जो नए आए तो ये जहाँ ये मालदेवता वाली रोड बही, वो वाल्दी नदी थोड़ी नीचे थी और सौंग में भरान होने से बहुत काफ़ी ऊंचा हो गया, तो सौंग का सारा पानी ने बहाव काटा और काट के वो बाल्दी में आ गया और बाल्दी में तीनों नदियाँ, बाल्दी, बांदल और सौंग, इनका इतना अधिक पानी आया तो उसने ये जो 150 मीटर मालदेवता में बहा है वो रास्ता भी बहा दिया। लेकिन हमने भी 48 घंटों में उसे चालू किया, जिससे कि टिहरी का मेन रास्ता भी हमारे इधर से है और हमारा जो रायपुर ब्लॉक का सरोना बेल्ट है उनका भी, और जो पर्यटन स्थल के रूप में ही मालदेवता है और हमारे अलग कई गांव हैं जिनको यहीं से जाना होता है, और कई जगह जहां सब मालवे भरे थे उनकी भी सफाई करने में काफ़ी समय लगा। मैं मुख्यमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करता हूं कि जैसे ही उन्हें पता लगा तो उन्होंने भी सुबह ही 8 बजे इन क्षेत्रों का दौरा किया और अधिकारियों को निर्देश दिए कि जो भी संभव हो मदद कराई जाए। और डीएम साहब भी जहां नहीं कोई गया था अपनी टीम के साथ फुलेद वगैरह गांव क्यारा वगैरह गए, तो जो भी परिस्थिति थी हम प्रशासन ने, पुलिस ने, अधिकारियों ने, विभाग के अधिकारी जैसे पीडब्ल्यूडी वगैरह सब ने सहयोग किया। और ये ऐसे समय में ऐसा नहीं लगता था कि कई महीनों तक ये काम, ये रास्ते नहीं चालू होंगे, लेकिन जब इच्छा शक्ति मजबूत होती है और सरकार, हम भी सरकार के प्रतिनिधि हैं, हम उनके साथ खड़े हुए तो जो काम असंभव था उसे भी संभव करके दिया। आपने देखा होगा कि सारे रास्ते हमारे जो रायपुर वाले हैं जहाँ भी कहीं अवरुद्ध हुए थे वो सब हमने चालू कर दिए।
बस क्योंकि पर्यटन स्थल है और बड़ी संख्या में पर्यटक आते भी हैं, एक जो डर वाला माहौल है वो लोगों में ना बने, किस तरह से उसके लिए कार्य भी किया जा रहा है और बड़ी संख्या में क्योंकि लोग फिर वापस वहां पर जाएं पहुंचे। जा रहे हैं बहुत। कल भी मैं गया था ये उन्हीं एरियो में। लोगों को चाहिए कि देखो, जैसे कल और परसों भी अलर्ट है, नदी से बचें। अब वो नदियों में जाके नहा रहे हैं, कहीं शूटिंग कर रहे हैं, कहीं रील बना रहे हैं। तो ऐसे, ये क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र से पानी आता है, ऊपर अगर बारिश हुई तो पानी नीचे आएगा, पता भी नहीं लगता। तो कब कोई दुर्घटना हो जाए। मेरा तो सब जितने भी वहाँ पर्यटन के रूप में जाते हैं, पर्यटन करें लेकिन नदी से बचें। और जो आजकल हमारा ये शराब वगैरह का चल रहा है, नशे से दूर रहें, क्योंकि नशे से ही दुर्घटना होती है। धन्यवाद सर, हमसे बातचीत करने के लिए। विधायक उमेश शर्मा काऊ जी हमारे साथ मौजूद है, जो कि तमाम के साथ बातचीत कर रहे थे। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।